आनंद बोलमेरा जी, मंच पर बैठे हरगोपाल सर, सिविल राइट्स मूवमेंट में हम सब लोग बहुत सालों से उनको सुनते हुए काम करते हैं। पिछले 15 दिन पहले हमने एक ऑनलाइन सेशन उनके साथ किया और मुझे नहीं मालूम था कि ये मौका मुझे मिलेगा कि उनके साथ बात करने का और उनको सुनने का दोबारा। मुझे लगता है कि हरगोपाल सर को सुनने के बाद बहुत चीज़ें नहीं रह जाती है मुझे कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातचीत कहता हूँ। मंच पर गंदम चंद्रडू साहब विराजे हैं। उनका राजस्थान, उन्होंने 1 साल राजस्थान में गुजारा, अभी अभी मुझे पता चला, तो बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति भी यहाँ पर हैं, उनको भी सुना हमने। और तो सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी का बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। हमारे संविधान के लागू होने का जो 75वां साल गिरह हैं, उस पर आप सबको मुबारकबाद। सीडीएस ने ये आयोजन किया, इसके लिए सीडीएस को बहुत धन्यवाद। इतना शानदार बिल्डिंग आई थिंक पूरे देश में हमारे लोगों का कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा जो यहाँ पर आप लोगों ने बनाया। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ से एक चीज़ लेकर के जा रहे हैं कि केवल इवेंट्स करने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमको इस तरीके के इंस्टीट्यूट भी बनाने होंगे, चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज भी करना होगा। ये समझ हम आपके यहाँ से ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। हरगोपाल सर ने जहाँ कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट सौंपते वक्त में जो उनका बहुत फेमस भाषण में कॉन्ट्रडिक्शन की बात कही, मुझे लगता है कि आज हम उसको बार बार याद कर रहे हैं कि संविधान का सपना क्या था और उसकी आज की हकीकत क्या है। क्योंकि जो बात संविधान ने कही और जो चिंता डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर की, वो आज समझ में आता है कि वो कितना आगे का सोचते हुए वो सारी बातचीत कह रहे थे। तो इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सफल कर अगर होना है तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने एक वोट एक मूल्य एक व्यक्ति, वो ही सारी चीज को सोचते हुए सोच लिया कि सब कुछ हमने दे दिया है और आपको संविधान दे दिया है, कानून दे दिया है, लेकिन क्या सामाजिक गैर बराबरी खत्म हुई? मैं जिस जगह से आता हूं और आप भी सभी जहां जहां से आते हैं, हर दिन हम आज भी ये सुनते हैं कि लोगों को सामान्य जो एक नागरिक अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए भी मरना पड़े। मेरे अपने स्टेट में तो ऐसी भी कहानियां हैं जहां अगर कोई दलित मूंछ रख ले तो इसलिए उसको मार डाला गया। या गंदम जी जिस जिले में रहे, वहां 3री क्लास का बच्चा स्कूल में एक मटकी को छू लिया, इसलिए टीचर ने मार डाला क्योंकि दलित था बच्चा। या घोड़ी पर बैठने के लिए दुल्हों को, दुल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बैठने के लिए कई जिलों में ऐसा सिचुएशन है कि जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ। हमारे यहाँ एक आईपीएस दलित अधिकारी को, दलित आईपीएस को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पूरे जिले का जाप्ता लाना पड़ा। कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि ये शादी करने जा रहा है या इसको जेल में कहीं ले जाया जा रहा है। इतना पुलिस वाला उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, बाराती कम होते हैं और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। आप सोचिए कि जीवन जीने के लिए पानी पीना तो सामान्य बात है, हर आदमी का हक है कि वो पानी पी सके, मंदिर में जा सके, सड़क पे चल सके, अच्छी कपड़े पहन सके। ऐसी सिचुएशन है एक जिले में जहां मैं गया राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन दलितों का चेहरा नहीं देखा जाता है। हम बात अनटचेबिलिटी की कर रहे हैं, ये चीज अनटचेबिलिटी से आगे अनसीएबिलिटी तक है कि हम तुमको देखेंगे भी नहीं। ये जो इस समाज की स्थिति रही है, उसको एक ऊपरी राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया, लेकिन वो राजनीतिक लोकतंत्र इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि नीचे जो समाज चल रहा है वो संविधान से नहीं चल रहा है, वो मनु के विधान से ही चल रहा है अभी भी।
और मनुस्मृति से अगर समाज चलेगा, जाति पंचायतों से समाज चलेगा, तो फिर आप ये सारी कहानियां सुनेंगे जहां पर लड़का और लड़की ने प्रेम किया और शादी की तो उनको हैंग कर दिया, कहीं पे मार डाला गया। ये सब चीजें जो है ये रोज हम ये सब चीजें सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को खत्म करने का टास्क पूरा करने का जो बाबा साहब ने कहा, वो नहीं होने से राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर है। वो भी ठीक से नहीं, वो अधिकार मिला, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो कागजों में अधिकार है, वो हकीकत में जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिखता है। हमारा संविधान का प्रियम्बल सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है, अवसरों की समानता की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय बहुत दूर का शब्द है। एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैं रोज देखता हूं कि न्याय की लड़ाई बहुत आगे की लड़ाई है। हरगोपाल सर और हम जिस सत्र में थे, उनके आने में देरी हुई तो मैं थोड़ी देर बात कर रहा था, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं एक मानव अधिकार संगठन में काम करता हूं, मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई, दलितों की लड़ाई तो यह है कि हमको पहले मानव तो मानो, हमको आप इंसान मानेंगे तो इंसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे। वो लड़ाई तो दूसरा कदम है। पहला तो यह है कि हमको इंसान ही नहीं मान रहे, आप जानवर से भी बदतर है, जहां पर लोग हमारा हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, लेकिन गाय का मूत्र पी लेते हैं, वो पवित्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाय मर जाती है, उसका कोई स्किन उतार रहा है, तो हरियाणा में 5 दलितों को जिंदा जला दिया गया, और जब कहा गया कि ये क्यों किया, तो बीएचपी का राष्ट्रीय महासचिव गिरिराज किशोर कहता है कि गाय हमारे लिए दलितों से ज्यादा पवित्र है। तो क्या संदेश है? संदेश ये है कि तुम जानवरों से भी नीचे हो, अभी तुम इंसान भी नहीं हो। तो एक तो इंसान होने की लड़ाई और फिर इंसान होने के नाते अधिकारों की लड़ाई, दो तरह का एक संघर्ष हमारी जिंदगी में होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे दलित आंदोलन ने सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई को तो बहुत गंभीरता से लिया है, और उसके लिए लड़ाई भी लंबी लड़ी है, और संविधान का शायद सबसे ज्यादा उपयोग अगर कहीं हुआ है तो वो सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए हुआ है। लेकिन सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाइयां तब तक सस्टेन नहीं कर पाती है जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते। हम जितने भी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जितने विक्टिमों के संघर्ष लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, थोड़े दिनों के बाद में वो लोग जो लोग उनका शोषण करते हैं, जो लोग उन पर एट्रोसिटी करते हैं, उनके साथ उनको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके खेतों में काम करते हैं, उनके फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको अपना जीवन जीने के लिए उन पर निर्भर होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक गैर बराबरी को अगर खत्म करना है तो उसको तब खत्म किया जा सकता है जब आर्थिक गैर बराबरी को भी हम खत्म करें। तो हमारी सारी लड़ाई अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अस्मिता की लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत है। और आज यहां से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से यह भी निकले कि हम इस अस्मिता की लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल अभी बनाया है, और वो जो है वो तब होगा जब हम जितना भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स में हमारा जो हक है उसको हम, उस लड़ाई को हम कहीं न कहीं आगे ले जाएं। क्योंकि जितने भी कानून बने, चाहे वो पीसीआर एक्ट बना, पीओए एक्ट बना, मैनुअल स्क्वेंजिंग पर बने, और भी चीजें बनी, वो सारी चीजों की लड़ाइयां वहां जाके खत्म हो जाती है जहां हमारे लोग निर्भर करते हैं किसी न किसी और लोगों की तरफ। तो जो मैंने कहा कि हम जब तक आर्थिक गैर बराबरी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा सामाजिक न्याय का सपना भी अधूरा रहेगा, और राजनीतिक न्याय भी कहीं न कहीं कमजोर रहेगा। क्योंकि भले ही हमको वोट का अधिकार मिला, लेकिन वोट जिस तरीके से खरीदा जा रहा है उससे लगता है कि राजनीतिक लोकतंत्र कितना मजबूती से रहेगा। या अभी बहुत सारे ईवीएम को लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग की इतना संदेहास्पद है, तो इन सब चीजों को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाएगा जब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र सभी चीजें मिलकर के अगर काम करेगी तो ही हमारा जो लोकतांत्रिक चीजें हैं वो मजबूत हो सकती है। हमारी अगर कोई
आर्थिक मजबूती रही है या मध्यम वर्ग उभर के आया है, तो मुझे लगता है कि उसका एकमात्र कारण जो बना वो था शिक्षा और नौकरियों का रिजर्वेशन। वहां से जो लोग पढ़ लिख करके किसी नौकरियों में गए, उन्होंने हमारे समाज का मध्यम वर्ग बनाया और थोड़ा सा कुछ इस समाज में आया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, सारा जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट हुआ है, अभी जॉब अपॉर्चुनिटी किधर है? कई सारे ILO वगैरह की रिपोर्ट्स आई है, वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो 96% चली गई है प्राइवेट सेक्टर में। तो जब 96% जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं और चली गई है, तो फिर हमको जहां रिजर्वेशन है वहां क्या मिल रहा है? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज यहां मंच पे भी बात हुई और हमें ये प्रस्ताव जरूर लेना चाहिए कि आर्थिक हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एक पूरा देशव्यापी आंदोलन हैदराबाद से शुरू करना चाहिए। और मैं इसलिए बहुत उम्मीद के साथ हैदराबाद में ये बात कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो हैदराबाद को भारत की राजधानी बनाने तक की बात भी कही थी, और ये एक ऐसी जगह है जहां से शायद ये विचार निकले। यहां से SC/ST सब प्लान का विचार निकला, आप लोगों ने पूरा किया और वो कई राज्यों में गया, राजस्थान में भी आया और थोड़ा बहुत उसका हमें भी उसका फायदा मिला। मल्लापल्ली लक्ष्मैया जी खुद मौजूद रहे उसमें और वहां कानून बना, और अभी हर साल 3000 करोड़ रुपया SC/ST के लिए अलग से उसमें रखा जा रहा है। लेकिन जब तक केंद्रीय स्तर पर एक कानून की हम मांग नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि वो हमारी आबादी के अनुपात में बजट का जो हमारा मांग है उसको भी हमें एक बड़े प्रस्ताव के रूप में लेना चाहिए। मुझे एक और चीज लगती है, बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषणों में से एक जगह पे ये भी कहा कि मैं अपने वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत नहीं कर पाया, मैंने शहर के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता है कि वो चीज वहीं पर अभी भी अटकी हुई है। हमारी बहुत बड़ी आबादी गांवों में एग्रीकल्चरल लेबरर हैं और उनके साथ बहुत तरह का अन्याय, अत्याचार और शोषण है। तो ये, और अभी हमारे पूरे आंदोलन में लैंड रिफॉर्म का मुद्दा पूरी तरीके से गायब है, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, हम चर्चा ही नहीं करते उस पर। तो भूमि सुधार का, भूमि वितरण का, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है, उसको भी हमारे आंदोलन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी जो SC और ST में हैं वो लैंडलेस हैं, वो ऐसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो नोमैड कम्युनिटी है, घुमंतु समुदाय है, उनके पास न तो उनके पास जमीन है रहने के लिए, न खाने के लिए, और न ही शमशान में दफन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म को भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा एक चीज रहेगा। अंतिम चीज और कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बुद्धा ने सम्यक आजीविका की बात कही और कबीर अपने उसमें कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। इतने साल पहले कबीर बाजार में खड़ा था, हम किधर खड़े हैं? हमारी सारी कम्युनिटियां प्रोडक्शन करने वाली कम्युनिटियां हैं, ट्रेड करने वाली कम्युनिटियां हैं, लेकिन आज की तारीख में हम बाजार से बाहर हैं। तो कैसे हम बाजार में अपनी जगह बना सकें, उसके लिए जो भी मैकेनिज्म बन सके, उन सब चीजों के लिए भी हमें करना चाहिए। यहाँ जो संविधान स्तंभ आपने स्थापित किया, मल्लापल्ली लक्ष्मैया जी ऊपर जो आपने स्थापित किया, मैं उसको बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही अलग तरह का आपने एक विचार जो बनाया और आपने यहाँ स्थापित किया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान में बहुत सारे गांवों में, और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ की हर ग्राम पंचायत में हम संविधान स्तंभ को स्थापित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और बातचीत करने का मौका